हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन, उसका उसके बारे में हम लोगों ने पूरा एकदम अच्छे से जाना था। पूरा उसका हिस्ट्री क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुआ था, वो सब कुछ पढ़ा था। वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि हम लोगों को उसका सब्सिडियरी बॉडीज जानना था, तो इसीलिए जो ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारा देखेंगे। और हालांकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी एग्जाम पास में है तो मैं इसे ओवरव्यू दूंगा। ऐसे ऐसे मैं इसको पढ़ाऊंगा जैसे कि आपको, अगर आपको ये सब वर्ड दिखे तो आपको समझ में आए कि ये बात क्या हो रहा है। और बाकी फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स तो मैं बता दूंगा, छोटे छोटे एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा स्टार्ट कर देंगे आज। सारा छोटा मोटा जितना भी है, WTO, फिर WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, सारा कर लेंगे। तो जैसे कि ये स्पेशलाइज एजेंसी भी करेंगे, फंड्स एंड प्रोग्राम्स भी करेंगे, अदर यूनियन बॉडीज भी करेंगे, नॉन यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी करेंगे। जैसे आपको पता नहीं होगा कि WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो UN का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग को लगता क्या है वो UN का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। तो ये पहले इसको छोटा कर लेते हैं। यस। तो देखिए सबसे पहले, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये यूपीओ। यूपीओ क्या होता है? यूपीओ के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पोस्टल सर्विस है, 1874 में ही आ गया था। आप बोलेंगे 1874 में आया था तो ये 1945 में UN बनाया, तो उस टाइम कैसे ये आया? तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ, उसको ऐड किया गया इसके साथ। हाँ, ऐड किया गया और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद 1919 में ILO आया। ILO एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ? क्योंकि आपको पता होगा सोशलिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ था, रशियन इवोल्यूशन के टाइम हुआ था। रशियन इवोल्यूशन कब हुआ था? रशियन इवोल्यूशन हुआ था 1917 में। फिर 1917 2 साल बाद ये 1919 में ये आ गया। तो बहुत ज़्यादा लोग उससे ये हो गए, अफेक्ट हो गए। तो अब इन लोग को भी चाहिए। और ये 1919 से आप ये भी कनेक्ट कर सकते हैं, लीग ऑफ नेशन के साथ ही आ गया था, लीग ऑफ नेशन। तो ये है। जितना हो पाएगा उतना डिटेल में करने का कोशिश करेंगे। फिर 1944 में ये हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक आया है, IMF आया है। फिर 1945 में UN के साथ FAO भी आ गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर यूनेस्को भी आ गया। फिर 1946 में ये चाइल्ड केयर फंड भी आ गया। और इसके बाद और काफ़ी सारे हैं, तो उसको हम लोग करने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ILO। ILO, अब इसके पहले यूपीयू नहीं किए हैं क्या? अच्छा, यूपीयू को मैं बता देता हूँ अच्छे से। यूपीयू क्या होता था बता दे रहे हैं। यूपीयू यूपीयू जो होता है ना, ये पोस्टल सर्विस है। पोस्टल सर्विस पहले क्या होता था, पोस्टल सर्विस बहुत ज़्यादा ही फेमस था। अभी भी जैसे अभी अभी का जैसे आप मान लीजिए ना, फ्लिपकार्ट या अमेजोन जो है। फ्लिपकार्ट अमेजोन में आप लोग क्या करते हैं, अगर कुछ भी डिले होता है या फिर पहुंचता नहीं है, डिलीवरी आता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? तो आप फ़ोन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो टेक्निकल सपोर्ट तो अच्छे से मिल जाता है ना। अभी अभी तो पूरा अच्छे से मिल जाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर वर्ल्ड टू वर्ल्ड करना था, वर्ल्ड टू वर्ल्ड मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री में, तो कैसे करेगा वो? कैसे वो, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से वो कुछ भेजा लेकिन यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, तो फिर वो उसको टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा कि कहाँ गया मेरा प्रोडक्ट, कहाँ क्या हुआ? वो पता नहीं चलेगा कंट्री के बीच में, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। तो ये बनाया गया था। तो ये 1874 में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पोस्टल सर्विस फेमस भी था। अभी तो खैर अभी उतना नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो यूपीयू देख लिया। अब ILO, ILO से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों कैसे आ गया था? 1919 में आ गया था। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1919 में, नहीं पता है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। रशियन 1917 में, सॉरी 17 में, रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन आया था। रशियन रिवॉल्यूशन, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो वैसे यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन आया था। इंडिया ये कब आज़ाद हुआ था? 1917 में। यहाँ पे हालांकि हुआ क्या था कि यहाँ पे सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ना, वो उसी टाइम से आया है। तो उस टाइम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या बोलता है कि जो लोअर क्लास पीपल है या फिर जो लेबर क्लास पीपल है, उन लोग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उन लोग के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन होता है, तो उन लोग को अच्छे से रखा जाए, यही सब के बारे में बात होता है। तो उस टाइम इसीलिए इसको लाया गया, इसको ऐड किया गया 19 में, 2 साल बाद ही। तो ये 1919 में आ गया। और फिर UN का एजेंसी 1946 में इसको ऐड किया गया। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जितना भी नाम में आप इसको याद रखने का टेक्निक, मतलब मैंने जितना पढ़ा उससे पता चला कि जहाँ जहाँ ओ आ रहा है ना, तो मैक्सिमम उसमें जेनेवा ही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका ये बना क्यों था? प्रोमोट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब वो जो ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए कुछ कुछ ऐसा ऐसा ये बनाना, मतलब स्कीम्स लॉन्च करना, पॉलिसी लॉन्च करना जो नॉर्मल लोगों को काम आए। जैसे इंडिया में नहीं है,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, वैसे कुछ-कुछ है जैसे कि मनरेगा, वैसे ही जिससे कि लो क्लास पीपल को फ़ायदा हो। ये सेट इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स लेबर स्टैंडर्ड्स के मतलब रूल्स कुछ-कुछ जैसे कि 8 घंटा से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते और आप उन उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा काम कराएँगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा और आपको उसका ये रिटायरमेंट भी देना होगा। ये सब कुछ-कुछ चीज़ें थी। एंड एंड एडवांस डिसेंट वर्क फॉर ऑल, तो ये सभी को काम मिले वो सब चीज़ के बारे में था। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये क्यों आया था? तो ये कब आया था? क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वार 1 में ट्रीटी ऑफ वर्सलिज में आया था टू एड्रेस वर्कर्स एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रिवेंट सोशल अनरेस्ट। तो सोशल अनरेस्ट था और यहाँ पे समाज में भी इन लोग को बहुत ज़्यादा मतलब लोअर कास्ट है ना, तो इन लोग को अच्छे से ट्रीट नहीं मिलता था और एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज़्यादा होता था, तो इसीलिए ये आया था। हालाँकि आप वो वाला याद रख सकते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन, वो करेक्ट है, तो इसी से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक ठीक है, अब ये तो पता चल गया। इसको आप याद भी उसी से कर सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में आया था, तो उसके 2 साल बाद ये आया और ओ है तो यह जेनेवा आ गया, ऐसे याद रखिएगा क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारा चीज़ जो ओ से खत्म हो रहा है वो जेनेवा में ही है। ठीक? और एफएओ क्या बोलता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग बेसिकली देखेंगे ना बहुत सारा मतलब मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना है ना वो वर्ल्ड वार टू के रीजन से ही बना है। वर्ल्ड वार टू में इसमें क्या रीजन है? इसमें ये रीजन है कि भूखमरी आ गया था। बहुत ज्यादा वहां पे ये हुआ था ना, मतलब वॉर तो बहुत बड़ा था, तो बहुत ज्यादा भूखमरी बढ़ गया था। तो भूखमरी बढ़ गया था तो उसको घटाने के लिए उसको कम कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये वाला ऑर्गेनाइजेशन आया ताकि कोई भूखा ना रहे। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या काम करता है? ये 1945 में आया था। 1945 में वर्ल्ड वार टू खत्म भी हुआ था और ये रोम में है। ये अकेले रोम में है, अकेले। आई थिंक हाँ, अभी जितना जितना स्लाइड है उसमें तो अकेले ये रोम में है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हालांकि मैंने इसको रखने का, मैं हर चीज में टेक्निक खोजता हूँ, तो FAO से आप इसको याद कर सकते हैं। FIR, F फॉर FAO, मतलब वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, I फॉर इटली और R फॉर रोम। कर सकते हैं अगर आपका मन हो, नहीं तो आप नॉर्मली भी इसको याद कर सकते हैं। फिर ये क्या है? कॉम्बैट हंगर एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल हो, उसको उसको बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल मतलब फॉर फ्यूचर, फ्यूचर जनरेशन को भी ऐसे मतलब खेती करना कि वो फ्यूचर जनरेशन में भी वो कम ना पड़े, वो ऐसे चलता रहे, वो मतलब वो खत्म ना हो कभी। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड वार टू फेमाइंस। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम ये हो गया था, सूखा हो गया था और खाना का कमी हो गया था, भूखमरी पड़ गया था, तो इसीलिए एम्स टू रिबिल्ड ग्लोबल फूड सिस्टम। तो इसीलिए ग्लोबल फूड सिस्टम बनाने का जरूरत है। अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को भी, हालांकि मैंने कह दिया ना सारा चीज वर्ल्ड वार टू से ही रिलेटेड है। यूनेस्को क्यों बना? यूनेस्को काम क्या करता है कि ये कल्चरल हेरिटेज जो होता है ना, और ऐसा नॉर्मल हेरिटेज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज का मतलब क्या है? कोई ऐसा जगह जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह, मतलब ऐसा नहीं कि कोई गांव, मतलब कोई एक ऐसा मॉन्यूमेंट हो सकता है या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मतलब हाँ मॉन्यूमेंट्स ही आप सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज उसमें डाला हुआ होगा जो बनाया गया है, कारीगरी है। और हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है जो मतलब जो खत्म होगा तो थोड़ा दुख होगा, तो ऐसा चीज है। तो ये क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को उसके लिए अवेयरनेस हो और वो उसके बारे में फिर सोचना स्टार्ट करे, उसको बचाने का कोशिश करे। और हाँ वही काम करता भी है यूनेस्को, मतलब अगर इसके लिस्ट में जिसे ऐड किया जाता है उसे सरकार अच्छे से रखने का कोशिश करती है। रखना पड़ेगा ही इसके अंडर आ जाने से। यूएन एजुकेशनल साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये काम क्या करता है? देखिए 1945 में आया। 1945 में क्या आया था? यूएन भी बना था और 1945 में इसको भी बनाया गया क्योंकि देखा कि पूरा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो इसीलिए इसको बनाया गया। और इसको आप याद कैसे रखेंगे कि ये पेरिस में? तो आपको पता है पेरिस में आईफिल टावर है। आईफिल टावर है। तो सॉरी स्पेलिंग गलत हो सकता है। आईफिल टावर भी आपको पता होना चाहिए, ये यूनेस्को का ही एक हेरिटेज साइट है। यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। आईफिल टावर तो बहुत मस्त होता है, वो आप लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी। तो ऐसे करके कुछ कुछ होता है, तो बहुत काफी लंबा है, तो वो भी हेरिटेज साइट में ही आता है। तो आप उसी से याद कर सकते हैं कि आईफिल टावर कहाँ है। आईफिल टावर पेरिस में है, तो आईफिल टावर से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। बाकी तो ठीक है, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर। और ये क्या करता है? फोस्टर पीस विया एजुकेशन। ये मतलब बताता है कि कैसा वो सब चीज का मतलब इम्पोर्टेंस है, साइंस कल्चर अवेयरनेस फैलाता है। ठीक है, ये तो यही था। फिर आईसीएओ को मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एयर इंडिया यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हो गया उसका, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी ऐड करना जरूरी है।
तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये बताता है कि ये भी नॉर्मल है, वर्ल्ड वार टू के बाद वर्ल्ड वार टू ही इसका रीजन होगा। तो वर्ल्ड वार टू के बाद ना कुछ भी रूल्स नहीं था, तो कोई भी किसी भी कंट्री के ऊपर नीचे से कूदा कूदी कर रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था, कोई यही नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए एक बोला कि नहीं, एक रूल्स तो बनाना चाहिए कि एक लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड हाइट के ऊपर ही आप उड़ सकते हैं किसी देश के ऊपर, और उसके नीचे नहीं उड़ सकते, अगर उड़ेंगे तो उसे ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ऐसे करके कुछ 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 रूल्स बनाएगा। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत पास है, तो ये करना पड़ेगा। फिर ये 1947 में बना है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन। और इसको मैंने याद किया था ऐसे, ICAO, सी है तो सी फॉर कनाडा, कनाडा मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, आपको याद होना चाहिए। मॉन्ट्रियल, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटी है कनाडा, जैसे मॉन्ट्रियल एक हो गया, ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट सिटी है नहीं वहाँ पे, लेकिन है। लेकिन फेमस फेमस जहाँ पे एग्रीमेंट होता है वो सब, तो मॉन्ट्रियल है, एक शिकागो है, और कुछ 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 आता है, तो आप देख सकते हैं मॉन्ट्रियल। ये इसका मैंने ये भी बता दिया, रूल्स रेगुलेशन। सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या, मतलब एक ऐसा रूल्स बनाएंगे जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा फॉर एविएशन सेफ्टी, सेफ्टी के लिए भी। कि आप अगर एरोप्लेन चला रहे हैं, तो आपको हर बार उतरने, मतलब स्टार्ट होने से पहले, फ्लाई करने से पहले आपको चेक करना होगा। फिर मिनिमम ये आपको उतना तो सेफ्टी चाहिए, क्या क्या होना है उसके अंदर। डबल इंजन होना चाहिए मिनिमम। फिर सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी के लिए भी कुछ कुछ बनाया गया। फिर एफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब आप जो उसमें फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा ये ना करे, हार्म ना करे, तो वो भी बहुत सारा कुछ बनाया गया। तो ये बना क्यों होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, 1944 शिकागो कन्वेंशन एड्रेस केओटिक पोस्ट वार एयर ट्रेवल्स रूल्स। तो ये कन्वेंशन हुआ था 1944 में, वो शिकागो में हुआ था। तो वो वहाँ पे उसमें बताया गया था कि, मतलब ऐसे डिस्कस हुआ था बहुत ज्यादा कि देखिए इतना पोस्ट वार वॉर के बाद, वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत ज्यादा, मतलब ये हो रहा है, हवा में कोई भी उड़ रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। तो इसे चेंज करना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में कोई कुछ भी करेगा। तो इसीलिए ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए गए। ठीक है। अब देखते हैं WHO। WHO इम्पोर्टेंट भी है। WHO क्या करता है, ये तो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा न्यूज में कि ये अफ्रीका से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज देता है। अफ्रीका में कोई कंट्री को बोल देता है, मतलब बोलता नहीं है, वो बताता है कि कौन एकदम ये वाला डिजीज से फ्री हो चुका है, किसमें ये कौन सा कंट्री में ये वाला डिजीज है। अफ्रीका में बहुत ज्यादा डिजीज पाया जाता है ना, वहाँ के लोग कुछ भी खाते हैं थोड़े मतलब उन लोगों का कंडीशन थोड़ा खराब है, तो वहाँ पे बहुत सारे डिजीज होते हैं, तो वे इसमें काम करता है। फिर अगर कहीं कुछ डिजीज हुआ तो दूसरे कंट्री से वो कोऑर्डिनेट करके उस डिजीज को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पे ओ है, ओ से जेनेवा आ गया। ओ जहाँ आता है वहाँ जेनेवा आता ही है, इसे आप याद रख सकते हैं। 1948 में आया था ये। ठीक। और और क्या ऑब्जेक्टिव, अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ ग्लोबली। लेवल, हाईएस्ट लेवल, हेल्थ लेवल सबका मतलब अच्छा होना चाहिए। कोऑर्डिनेट रेस्पॉन्सेज टू पेंडेमिक एंड हेल्थ इमरजेंसीज, और अगर कुछ पेंडेमिक वेंडेमिक हो, जैसे कोविड-19 हुआ, तो WHO का रोल बहुत ज़्यादा था। कहीं भी मतलब कोऑर्डिनेट करता था कि कैसे क्या करना है, सारा रैंकिंग, सारा न्यूज़ देता था, कहाँ क्या हुआ है, कैसे बचना है, क्या करना है। हेल्थ इमरजेंसीज में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया तो बहुत अच्छा काम करता है। इंडिया मतलब क्या करता है, इंडिया अब इसको हम बताने जाएंगे तो वो ट्रिप से, मतलब WTO से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन मैं उस वहाँ पे बताऊंगा उसको, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इंडिया मेडिसिन बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है। मेडिसिन जो है ना, तो बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है। कोई भी कंट्री को मेडिसिन सप्लाई, मेडिसिन का ज़रूरत पड़ता है तो इंडिया उसे भेजता है। तो अब मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, तो इसीलिए ये WHO बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आगे बताऊंगा मेडिसिन सप्लाई से रिलेटेड क्या चीज़ है। ठीक। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पोस्ट वर्ल्ड वार टू नीड्स टू कोऑर्डिनेट डिजीज। बहुत सारा जो वर्ल्ड वार हुआ ना, सारा का रीजन तो वर्ल्ड वार ही है। तो वर्ल्ड वार टू जब खत्म हुआ तो उसके बाद बहुत गंदगी फैला, तो डिजीज बहुत ज्यादा फैलने लगा, जैसे मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, बहुत ज्यादा सारे अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब बहुत सारे कंट्रीजों में फैल, कोई बॉर्डर वॉर्डर को नहीं मान रहा था, बहुत इधर उधर फैल रहा था, तो इसलिए WHO बनाया गया। ठीक। ये WHO वही हेल्थ से रिलेटेड सारा कुछ करेगा। बना कब था, 1948 में बना था, जेनेवा में है। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को हम आगे एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट है। लेकिन हम इसका आज ओवरव्यू जान लेते हैं। ये बना कब था, 1944 में। IBRD इसका नाम था उस टाइम पे। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। हम इसको याद रखने का ये बता रहे हैं। बैंक या फिर पैसे वाला ग्रुप होगा,
पैसे वाला ग्रुप तो वाशिंगटन डीसी ही होगा, पैसा वाला जो ग्रुप होगा तो वो वाशिंगटन डीसी ही होगा। हाँ, तो ये वाशिंगटन डीसी यूएसए। ठीक, ये क्या करता है, रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी तो आपको नॉर्मल लगेगा कि ये लोन्स देता है और कुछ नहीं करता है, जब इसमें आईएमएफ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बताऊंगा मैं। आईएमएफ को पढ़ने दीजिए, उसके बाद बताऊंगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, फोकस्ड ऑन रिबिल्डिंग वार टॉर्न यूरोप। वार टॉर्न का मतलब वार के बाद जो एकदम चिथड़ा उड़ चुका था यूरोप का, उसको ठीक करने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया गया था। मार्शल प्लान लेटर शिफ्टेड टू ग्लोबल ग्लोबल पॉवर्टी, फिर इसको बाद में ये कर दिया गया ग्लोबल पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कोई देश अगर चाहेगा कि मतलब अपना पॉवर्टी खत्म करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, तो इससे लोन ले सकता है। और आईएमएफ, अब आईएमएफ बताएंगे तो हम इससे डिफरेंस बता देंगे और ज़्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी इसको तो अच्छे से बताया भी नहीं है, इसी रीजन से कि इसके साथ बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आईएमएफ भी 1944 में, वो भी 1944 में, मैंने कहा था पैसे वाला होगा तो वाशिंगटन डीसी यूएसए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, करते हैं क्लियर। फिर इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एम टू प्रिवेंट अनदर ग्रेट डिप्रेशन। ये बनाया गया था जो ग्रेट डिप्रेशन था ना 1930 का, उसको उससे बचने के लिए। तो यही है। अब बताते हैं ये जो डब्ल्यू बी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस। आईएमएफ, ये वर्ल्ड बैंक लोन देता है डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी अगर वेलफेयर काम करना होगा, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल खोलना है, या फिर हाईवे बनाना है, ट्रांसपोर्ट के लिए हाईवे बनाना है, या फिर हॉस्पिटल खोलना है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक आपको लोन देगा। हाँ, और आईएमएफ क्या करेगा, आईएमएफ अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं और आपको चाहिए कि कैसे भी करके हमको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है मतलब हमको खाने के लिए होने से भी पैसा चाहिए, खाने के लिए होने से भी पैसा चाहिए, जैसे कि मतलब इसमें ये वेलफेयर का काम नहीं करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करने का काम करेगा, सॉरी, तो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने का काम करेगा, इकोनॉमिक जो वो डाउन हो चुका है उसको अप करने की कोशिश करेगा। मतलब ये, और अगर इसका और डीप डिस्कशन करें तो वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का मतलब हॉस्पिटल्स लंबे समय तक काम देगा, लेकिन आईएमएफ ऐसा कुछ काम करेगा जिससे कि उसका आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज है, ये वेल्थ वाला है और ये गरीबी से उभरने का है, मतलब इकोनॉमिक स्थिति को ठीक करने का है। ठीक हो गया, क्लियर कर दिए दोनों का। वाशिंगटन डीसी में ही है, दोनों में डिफरेंस भी बता दिए। दोनों में डिफरेंस वही है, एक वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए कुछ बनाना जो कि लॉन्ग टर्म हो, और एक सिंपल है कि वो आए कि वो उसका घर पेट मतलब उसका पेट चल सके। ठीक, अब आईएमओ देख लेते हैं। अब हम लोग सिविल आईसीएओ भी देख लिए, उसमें एरोप्लेन में क्या क्या रूल्स है वो देख लिए। अब आईएमओ देख लेते हैं, आईएमओ में क्या है, इंडियन इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये समुंदर समुंदर से रिलेटेड है। ये आया क्यों था, ये आया था इसके लिए, टाइटेनिक के लिए। टाइटेनिक जो 1912 में जो वो घटना हुआ था, तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयल स्पिल हुआ था पानी के अंदर, तो उसको वो खत्म, मतलब उसमें बहुत ज्यादा गंदा भी हुआ था, तो उस चीज को देखा, तो उस चीज से इन लोग इफेक्ट हुआ, इन लोग सोचा कि नहीं ऐसा अगर सब कोई करते रहे तब तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने कुछ कुछ रूल्स बनाए इसके इससे रिलेटेड, मतलब मैरीटाइम समंदर से रिलेटेड। तो उसमें क्या क्या बोला कि आप वहाँ उतना कचरा नहीं फेंक सकते, और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं फेंक सकते जिससे कि मछलियों को खतरा हो, और क्या, और इन्वायरमेंट को खतरा हो, और सब कुछ ठीक रहे। सेट स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ सिक्योर एंड इन्वायरमेंटली साउंडिंग शिपिंग, ताकि मतलब सब अच्छे से ये कर सके, शिपिंग कर सके, मतलब आप वहाँ कचरा नहीं फेंक सकते। मेन बात तो यही है, आपको ये याद होगा टाइटेनिक, तो आप बता सकते हैं कि ऑयल स्पिल हुआ था, तो उससे बचने के लिए वो चीज और आगे से ना हो, मतलब ऐसा ना करे कि कोई एक जहाज है, ऐसा करके जहाज है, और वो क्या कर रहा है, वो समंदर में आके अपना कचरा डाल रहा है। ऐसा कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए बहुत बड़ा फैक्ट्री है, और वो बोल दिया, उसको बोल दिया है कंट्री वालों ने कि आप ऐसे टाउन में कचरा नहीं फेंक सकते, आप जानिए क्या करना है। तो वो कचरा शिप में ले जा जाके ये ओशन के बीच में कचरा फेंक रहा है। ऐसा आप नहीं कर सकते, होने से मछलियों को खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आईएमओ बनाया, कुछ कुछ रूल्स बना दिया कि आप गंदा वंदा नहीं कर सकते, अच्छे से रखना होगा, और समंदर किसी और का नहीं है, आप ही का है सब, तो अच्छे से रहना होगा। ठीक, फिर इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आई थिंक वो वाला रूल नहीं आता होगा, वो जो जिसमें वो कितना नॉटिकल माइल्स तक इंडिया किसका कितना है, वो भी आई थिंक आता होगा, मुझे देखना होगा उसको थोड़ा सा।
मतलब नॉटिकल कितने नॉटिकल माइल्स तक वो उस कंट्री का है, उसके बाद वाला पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल कर सकता है, ये मुझे कंफर्म करना होगा। मैं कंफर्म करके इसको कमेंट में बता दूंगा। आईएमओ, आई थिंक वो किसी और में था, देखना पड़ेगा। ठीक। आप देखते हैं यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम्स, ये कुछ प्रोग्राम्स बनाया गया था, वो सब चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये सब चीज कुछ भलाई वाला काम किया है। भलाई वाला काम मतलब क्या होता है, देखते हैं। यूनिसेफ, यूएन चिल्ड्रंस फंड, ये बोला गया, ये मतलब क्या हुआ था कि ना, बहुत ज्यादा उस टाइम पे 19 वर्ल्ड वार टू हुआ था, तो वर्ल्ड वार टू में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, बच्चों लोग को तो ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। तो क्या हुआ कि अब बोला उतना सब हम लोग चाइल्ड केयर सब कुछ कर लिया, ये भी कर लेना चाहिए, तो प्रोटेक्ट चाइल्ड चिल्ड्रंस राइट्स, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड, सपोर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड का डेवलपमेंट के लिए हर वो काम करेंगे जो जरूरत है। उन लोग को अच्छा एडुकेशन देंगे, फिर उन लोग को एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये चीज उन लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। नहीं तो पहले बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लग रहा था, मतलब बच्चों को मतलब कोई एक ऐसा आवारा बच्चा जो इसका जिसके माता पिता नहीं है, या फिर यूरोप में आपको पता होगा कि वो पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को ऐसे ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे कुछ भी टॉर्चर वर्चर ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उससे बचने के लिए यूनिसेफ बनाया गया, चिल्ड्रंस फंड। 1946 में ही बना है, 45 के जस्ट बाद न्यूयॉर्क में ही बना है, न्यूयॉर्क में ही इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्यों बना था, क्रिएटेड टू एड चिल्ड्रन हेल्प, मतलब ये एड मतलब हेल्प होता है चिल्ड्रन को हेल्प करने के लिए। वर्ल्ड वार टू डिवास्टेड यूरोप, एशिया, तो ये यूरोप एशिया में जो उस टाइम जो ये हालत हो चुका था ना, बर्बाद हो चुका था वर्ल्ड वार टू के बाद यूरोप और एशिया में, उस हालत को सुधारने के लिए बनाया गया था ये। ठीक है। अब देखते हैं यूएनएचसीआर, ये क्या है यूएनएचसीआर? एचसीआर आर फॉर रेफ्यूजी होता है, रेफ्यूजी से ही पूरा ये है, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। रेफ्यूजी आपको नहीं समझ में आ रहा था, आपको इतना तो पता होगा, बांग्लादेश से आसाम में बहुत ज्यादा रेफ्यूजी आते हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग आसाम में जाके रहते हैं, और उन लोग को तो एक टाइम तक तो उन लोग को ये भी मिल जाता था, आधार कार्ड कुछ बन जाता था, आधार कार्ड नहीं सॉरी, उस टाइम का वोटर आईडी बना बनता था, उन लोग इलेक्शन में भी पार्ट ले लेते थे। तो इस चीज से इससे क्या होता था, आसाम के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, अपना दुकान खोल लेते थे उन लोग, तो यहाँ पे उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो उस चीज से बचने की वो चीज नहीं सॉरी, वो तो अलग हो गया। तो उन लोगों को रेफ्यूजी कहा जाता है। तो रेफ्यूजी लोग का यहाँ पे बात क्यों है, रेफ्यूजी लोगों को बात इसलिए है क्योंकि जब वर्ल्ड वार टू हुआ था ना, वर्ल्ड वार टू, उसके बाद लोग बहुत ज्यादा बेघर हो गए थे, मतलब घर उर टूट गया था, तो लोग बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होने लगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अब अपना पेट भी तो पालना है। तो 1950 में ये आया था, जेनेवा में इसका है, इसको आप GH करके कर सकते हैं, मन है तो, नहीं तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। फिर इसमें क्या, प्रोटेक्ट रेफ्यूजी एंड रिजॉल्व स्टेटलेसनेस, तो ये देखिए, अब इसको इंडिया से रिलेट मत कीजिएगा। तो ये बना इसलिए था, देखिए, क्योंकि जो वर्ल्ड वार टू हुआ था, तो उन लोगों का घर पूरा बर्बाद हो गया था, और उन लोगों को रहना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा था। तो उन लोगों को ज्यादा एक्सप्लोइटेशन ना हो, इसीलिए ये चीज बनाया गया था, यूएनएचसीआर। तो क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो जैसे आप डोंकी मूवी तो देखे होंगे, डोंकी उसमें क्या करता है, इंडिया के लोग कनाडा जाते हैं, तो कनाडा जाते हैं तो बिना पासपोर्ट के जाते हैं ना, तो बिना पासपोर्ट के अगर जाएंगे तो क्या, वो वहां पे अगर आपको कोई टॉर्चर करेगा, एक्सप्लोइटेशन करेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है कि मतलब थोड़ा गलत नजर से कुछ कर दिया, तो फिर आप पुलिस के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, आप सोचेंगे कि अगर हम जाएंगे पुलिस के पास तो पुलिस हमको तो ये कर लेगा, मतलब वो हमको रख लेगा, पकड़ के रख लेगा, हमको अरेस्ट कर लेगा, तो इसलिए हम उस तरह से जाएंगे नहीं। वो सब चीज तो उस टाइम वो, अब इससे उसको रिलेट मत कीजिएगा, ये बनाया गया था, जो सिंपल बोल रहे हैं। 30 मिलियन यूरोपियंस नीडेड रिसेटलमेंट, उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिसेटलमेंट का जरूरत था, इसीलिए ये चीज बनाया गया था, यूएनएचसीआर। हालांकि मैंने समझाने के लिए वो सब चीज बताया, यूएनएचसीआर, रिफ्यूजी लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाए, ये चीज के लिए बनाया गया था। ठीक। यूरोपियंस लोग बहुत ज़्यादा इधर-उधर हुए थे इसीलिए। फिर इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये क्या है? डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये 1965 में बना था, और न्यूयॉर्क में आया, न्यूयॉर्क में ही बना था। फिर ये क्या था? ये गरीबी को ख़त्म करने के लिए, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, और बिल्ड रिसाइलेंट सोसाइटी, रिसाइलेंट मतलब कोई भी इनइक्वालिटीज़ ना हो सोसाइटी में, सब इक्वल रहे। तो ये क्या था, क्या यूएनडीपी मतलब क्या था, वो तो मैंने बता दिया, अच्छे से थोड़ा इसको बताते हैं। ये पॉवर्टी को खत्म करने के लिए बनाया गया था। पॉवर्टी खत्म करना मतलब, आप क्या बोल रहे हैं, ये पॉवर्टी खत्म करना मतलब, बहुत सारा देश बहुत ज्यादा गरीब है, भूखमरी है, और इनइक्वालिटी भी है। इनइक्वालिटी का मतलब, जैसे पाकिस्तान, इंडिया भी है, इंडिया भी इसमें अब ज्यादा दूर नहीं है, काफी ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान में अगर हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान में मैक्सिमम मतलब कुछ आदमी बहुत ज्यादा अमीर है, और कुछ आदमी के पास, मतलब बहुत सारे आदमी के पास ना थोड़ा सा, थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा पैसा है, मतलब
दो लोगों के पास 2,000 रुपया है और 10 लोगों के पास 2-2 रुपया है, ऐसा करके मतलब बहुत ज़्यादा इनक्वालिटीज है। तो उसको कम करने के लिए ये चीज़ बनाया गया था ताकि सबको ये मिले। इंडिया में तो बहुत सारा सिस्टम 1950s के बाद लाया गया था, और ये लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था। बहुत ज़्यादा इंडिया में भी ज़रूरत था नहीं सब चीज़ का, लैंड रिफॉर्म। तो ये सब चीज़ इंडिया में तो हो ही रहा था। इंडिया में उस टाइम ठीक था, अभी फिर से इसके खराब हो रहा है, करना होगा। और इरेडिकेट डेवलपमेंट, ये इंडेक्स इंडेक्स जारी करता है। इंडेक्स इंडेक्स जारी करके बताता है कि आपका कंट्रीज कैसे पोजीशन में है, अच्छा है कि बुरा है, भुखमरी है कि नहीं है, खराब है कि अच्छा है, वो सारा सारे चीज़ बताता है। और सारे देश को अगर आपको रैंक मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, तो आप अच्छा करने की कोशिश तो करेंगे ही ना, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे है। तो वही है। ठीक, अब ये क्यों बना था? मर्ज टू 1940s एरा प्रोग्राम टू स्ट्रीमलाइन डीकोलोनाइजेशन एरा डेवलपमेंट एड। तो ये इसके पहले इससे रिलेटेड कुछ कुछ बना हुआ था, तो वो उसको मर्ज करके इसको बनाया गया। वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, मैक्सिमम में तो यही होता है, काम नहीं कर रहा हो था, तो इसीलिए इसे बनाया गया। डीकोलोनाइजेशन एरा जैसे इंडिया में था, इंडिया में तो हर चीज को सुधारने का कोशिश किया गया था उस टाइम पे। हालांकि सुधारने का कोशिश किया ना इंडिया में, सुधारने का कोशिश किया, तो वहाँ बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया कि 1991 तक आते आते ना इंडिया पूरा एकदम लॉस में चला गया था। मतलब लॉस में, मतलब 15 दिन का खाना बचा था। इसलिए हम लोग ग्लोबलाइजेशन अपनाना पड़ा, कैपिटलिज्म थोड़ा मतलब फैलाना पड़ा। मतलब इंडिया के पास मिक्स इकोनॉमी था ना, मिक्स इकोनॉमी। तो लेकिन इंडिया झुका हुआ था थोड़ा सोशलिस्ट की तरफ। तो क्या हुआ, इधर सोशलिस्ट इधर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, तो इधर क्या हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा लेवल्स था। फिर कंपनी लोग ज्यादा काम नहीं कर सकते, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही बना सकते हैं, ताकि मतलब जितना वो एग्रीमेंट में लिखा हो उससे ज्यादा आप बना नहीं सकते प्रोडक्ट। तो इसीलिए, और फिर क्लोज्ड इकोनॉमी था। तो लेकिन ये खराब हो गया, तो इसीलिए उसको हटाया गया। लेकिन ये भी तो जरूरी है, इनइक्वालिटीज ना हो, सब चीज को मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो वही है, ये पॉवर्टी खत्म करने के लिए बनाया गया था, रिड्यूस इनइक्वालिटीज और बिल्ड रिसाइलेंट। ठीक है, अब देख ले रहे हैं ये यूएनईपी। यूएनईपी क्या है? अब बहुत कुछ देख लिया, इतना कुछ चाइल्ड केयर कर लिए, फिर रिफ्यूजीज देख लिए, इतना सब कुछ देख लिया। लेकिन अब हम लोग ये देखना भूल ही गए कि हम लोगों ने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, इंडस्ट्रीज लगा लगा के बहुत धूल धुआं वहां फैला दिए। इसके लिए ये पहली बार नहीं, हाँ पहली बार ही है। इसके पहले फिर मतलब यूनाइटेड नेशन का पहली बार है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लाया गया। ये क्यों आया था? ये आया था, इसके एक कन्वेंशन हुआ था इसके पहले। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम यहाँ पे है, यूरोप का अपर वाला कंट्रीज में आता है। तो ये क्या, इसमें भी बताया गया था कि इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है, उसको खत्म करना होगा। नहीं खत्म किया तो आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग होगा। उसी टाइम से पता चल गया था, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और आज आप लोग देख सकते हैं कि कितना गंदा हाल हो चुका है। इतना ज्यादा गर्मी है, कभी भी बरसात होता है, कुछ भी होता है। तो अब देख सकते हैं क्या कैसा हाल हो गया है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में आया था। 1972 के बाद 1973 में आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया में टाइगर रिजर्व आया था। टाइगर रिजर्व ये इंदिरा गांधी ने लाया था। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन इसको, इंडिया को बहुत ज्यादा प्रेज करता है, मतलब अच्छा तारीफ करता है कि आप लोगों ने इसका इतना अच्छा अच्छा काम किया। बहुत सारे रूल्स लाए कि हम लोगों ने इसको अच्छे से अपनाया, कि अपनाना होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कैसा ये है। हालांकि इस साल भी हम लोग का अच्छा अच्छा रैंक आया है। क्लाइमेट चेंज में कितना रैंक आया है? क्लाइमेट चेंज में टॉप 10 में आ गए हैं। एसडीजी जो है, एसडीजी में हम लोग आ गए हैं, टॉप 100 में 99 में आ गए हैं। अच्छा चीज़ है, हम लोगों ने इसको थोड़ा वैल्यू दिया। तो ठीक है, ये 1972 में आया था, नायरोबी केनिया में आया था। केनिया केनिया ये कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक, और लीड ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा। ग्लोबल, इससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारा प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। कोयला वोयला का यूज कम करो बोलेगा। और ये सोलर पैनल का यूज ज़्यादा करो, सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी वो सब का ज़्यादा करो, बस वही है इसमें। और एक है ये यूनाइटेड नेशन वोमेन वाला। अब इतना सब कुछ देख लिया, चाइल्ड का देख लिया, रिफ्यूजी का देख लिया, सब का देख लिया, लेकिन वोमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत पहले था। ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन एक ये बड़े लेवल पे नहीं था, तो इसको थोड़ा लेट से सोचा गया, दिमाग में लेट से आया होगा। 2010 में रिसेंट रिसेंट में बना है, हालांकि उस कंपेरेटिवली रिसेंट रिसेंट बना है। अभी भी इसको देखा जाए तो 15 साल हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में इसका ये हेडक्वार्टर है। ये क्यों बनाया गया? तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया था, एक्सलेटर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये चीज बनाया गया था। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, कि उन लोगों को क्या मतलब बढ़ावा देना, मतलब क्या क्या करना, कुछ कुछ रिजर्वेशन देना, वही चीज है। और ऐसे कुछ कुछ मतलब
हाँ, रिजर्वेशन देना, फिर पैसे दे के होने से भी उन लोगों को बाहर स्कॉलरशिप देना, और मतलब वही वहाँ स्कॉलरशिप देना, और कुछ और तो कुछ नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ भी चीज करके उन लोगों को घर से निकाला जाए क्या, दैट नॉट डजंट मीन कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मतलब इंडिपेंडेंट बनाया जाए, लड़कों जैसा वैल्यू दिया जाए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मर्जर ऑफ डॉ इंस्ट्रॉ और साजी यूनिफेम टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर वॉइस फॉर जेंडर रेगुलेटर, ये सब पहले पहले बना हुआ था, इंस्ट्रॉ डॉ ओसाजी यूनिफेम। तो ये मर्ज करके एक बड़ा बनाया गया, यूनाइटेड नेशन वुमेन। अब ये क्या है, अदर यूनियन बॉडी और कुछ कुछ है, उसको भी देख लेते हैं। इकोसॉक, इकोसॉक से आपको क्या समझ में आ रहा है? इकोलॉजी, इकोनॉमी, इकोनॉमी, और ये सोशियोलॉजी, सोशियल। तो ये इकोनॉमिकल और सोशल जो प्रॉब्लम है उस सबको डिस्कस करता है। ये क्या करता, क्या ये सारे जो यूनियन बॉडीज मैंने पढ़ा, WHO, WTO मैंने नहीं पढ़ा है सारा, फिर यूनिसेफ, यूनिसेफ, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, UNDP, फिर UNEP, ये सब इस सब के साथ मिल के काम करता है, ये डिस्कस करता है सारे कंट्रीज में। ये इसका मतलब हर 3 साल में इसका ये इलेक्शन होता है और कोई ना कोई मेंबर बनता है इसका, और इसमें डिस्कशन होता है कि कहाँ, मतलब पहले तो मैं मुझे बताना होगा कि ये है क्या वो भी बताना जरूरी है। इकोसोक में इकोनॉमिक और सोशल बोले ना, तो इसके साथ साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला भी चीज आ जाता है। सस्टेनेबल मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी, इकोनॉमी कोई कंट्री पीछे तो नहीं जा रहा है, सोशल में कोई कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई कंट्रीज के साथ मतलब गलत नहीं हो रहा है, मतलब ह्यूमन एक्सप्लोरेशन वो सब चीज। लोअर अपर मैंने तो कह दिया ना, यूनिसेफ या यूनेस्को, वो सब चीज सारा चीज का ये डिस्कस करता है। हर चीज में ये मीटिंग करता है, बस मीटिंग करता है, आप याद रखिए। मीटिंग में सब कुछ चीज के बारे में बताया जाता है, सबके साथ सारा जो ये है उसके साथ मिल के काम करता है, और ये एक बड़ा body है। ये सिक्स, वन ऑफ द सिक्स काउंसिल है UN का। ठीक, ये कब बना था? 1945 में ही बना था, ये न्यूयॉर्क है इसका। फिर एक है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है? ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमन का एक्सप्लोइटेशन ना हो, वन वर्ड में यही है। और इसको भी आप GH से याद कर सकते हैं, मैक्सिमम का तो जेनेवा ही है, वैसे याद कर सकते हैं। मन है तो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसको आज ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं इसका सारा का एक एक वीडियो लेके आऊंगा, तो वो कम से कम एक एक घंटा का होगा। तो ठीक है, ये 2006 में बना है, रिसेंट है ये। क्या है, ये क्यों बनाया गया था? रिप्लेस द डिस्क्रेडिटेड 1946 कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स आफ्टर इनएक्शन ऑन जेनोसाइड्स। तो ये बनाया गया था, ये पहले ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 2006 इतना लेट से सोचा, इसके पहले भी था, लेकिन वो ना कुछ काम ही नहीं करता था। जेनोसाइड्स का मतलब आपको पहले जानना होगा। जेनोसाइड्स का मतलब लार्ज नंबर ऑफ किलिंग, जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, लार्ज नंबर ऑफ किलिंग। तो बहुत लंबे, बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ को मारना, ये सब चीज जेनोसाइड्स में आता है। तो मतलब बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स का बात हो रहा है, ह्यूमंस का एक्सप्लोइटेशन ना हो, लेकिन यहाँ तो मारा जा रहा है। तो ये 1946 में एक कमीशन था, लेकिन वो ना कुछ काम ही नहीं करता था। डिस्क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब भरोसा, डिस्क्रेडिट मतलब भरोसा उठ गया। तो वो काम ही नहीं करता उसके, मतलब वो होने के बाद भी बहुत जगह जैसे रवांडा और बहुत सारे ऐसे ऐसे कंट्रीज है, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को मारा जा रहा था। 80,000 पीपल रवांडा में मरे थे। 80,000, आप समझ सकते हैं? इतने सारे लोग मर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे बचने के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल को एक बार फिर से रिवाइव किया गया। रिवाइव किया गया मतलब एकदम अच्छे से किया गया, इसको स्ट्रांग बनाया गया एकदम, मतलब पूरा फुल डिसिप्लिन के साथ अब काम करेगा। 2006 में जेनेवा में आया। स्ट्रेंथन ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड एड्रेस वायलेशन, कुछ भी अगर वायलेशन होगा तो उसमें ये काम करेगा। ठीक, बस ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या है पीस कीपिंग ऑपरेशन। पीस कीपिंग ऑपरेशन क्या है? आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बना गया था, 194 ग्रुप है, 194 प्लस है। तो ये बना था कि लड़ाई उड़ाई नहीं होगा। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंट्री है, हाँ कोई कंट्री में कोई आदमी लोगों को, मतलब उनके सिटीजन्स को कोई चोट पहुंचा रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो UN का जो रूल्स है उसके अगेंस्ट है, हाँ, तो क्या करेगा? तो वहां पे क्या करेगा ना, यूनाइटेड नेशन का जितना मेंबर है, या फिर आप बोल सकते हैं हाँ, यूनाइटेड नेशन का जितना, UNTSO का जितना मेंबर है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो नेगेटिव पीपल है उसको खत्म कर देगा। चाहे वो कंट्री का ही मेंबर हो सकता है, या फिर ऐसा होगा, मतलब अब और थोड़ा उसको हम क्लियर करते हैं, ये करता क्या है। अगर किसी कंट्री को जरूरत पड़े, वॉर हो रहा है और जरूरत पड़े उसको ट्रूप्स का, सेना का, तो UNTSO का मेंबर कंट्रीज का सेना वहां जाएगा और उससे लड़ेगा। कोई कहीं पे आतंकवादी हो गया, आतंकवादी नहीं मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसको ये
मतलब हमला बोल दिया है, तो वहां पे जाके पूरा यहाँ का ट्रूप्स जाएगा और इसको ये करेगा, मार के खत्म कर देगा पूरा, मतलब पूरा सारा मेंबर कंट्रीज, तो आप समझ ही सकते हैं मतलब यूनाइटेड नेशन कितना बड़ा है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है, उतना ज्यादा ट्रूप जाएगा, उतना ट्रेन ट्रूप जाएगा, तो कितना अच्छा होगा। ठीक, यूनाइटेड, ये भी न्यूयॉर्क में है। ठीक, न्यूयॉर्क में कोऑर्डिनेशन होता है इसका, ठीक है, मतलब मीटिंग वोटिंग होता है। स्टेबलाइज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, प्रोटेक्ट सिविलियंस, सपोर्ट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीज में ये हेल्प करता है, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को ठीक करने में मदद करता है। फर्स्ट डेप्लॉयड टू मॉनिटर सीज फायर्स इन वर्ल्ड वार 2 कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पहली बार कब आया था, पीस कीपिंग, शांति कराने का है ना, तो ये पहली बार आया था यहाँ पे, वर्ल्ड वार 2 कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में ये पहली बार आया था, तो इसीलिए ये रह गया पीस कीपिंग ऑपरेशन। पीस कीपिंग, शांति करवाना, मतलब कोई भी कहीं अगर कुछ वायलेट हो रहा है ना, उसको खत्म करना, वायलेट को खत्म करना, शांत करना। हम कुछ नॉन यूएन बॉडीज, जिसमें आता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कोई, हर कोई सोचेगा कि ये यूएन का पार्ट है, लेकिन ये यूएन का पार्ट नहीं है, ये उसके साथ काम करता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ये थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है, इसके साथ मैंने कहा था कि वो डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है, वो मैं बताऊंगा आपको यहीं पे। तो ये है क्या, मैं पहले ये बताता हूँ डब्ल्यूटीओ में क्या है। ये भी पहले नॉर्मल उन लोग जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन गेट्स था इसके पहले, गेट्स बोल के बनाया हुआ था, गेट्स। ये 1947 में था, लेकिन ये ज्यादा उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। काम करता था, लेकिन उतना ज्यादा फिर भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उसमें कुछ कुछ कमियां थी, उसको ठीक करने के लिए डब्ल्यूटीओ को फिर से रिफॉर्म किया गया, अच्छे से बनाया गया, और इसका पॉलिसीज को पूरा एकदम डिसिप्लिन वे में बनाया गया। तो ये है क्या, क्या क्या था इसमें, इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में उतना नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिप्स। बहुत सारा चीज तो था कि ये ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा। एक ट्रिप्स है। ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स में एक आईपीआर आता है, आईपीआर। आईपीआर का दैट मीन्स क्या होता है, इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी राइट्स, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये चीज के बारे में बात करता है। ये क्या है, क्या ये इसमें बताता है कि आप कोई भी नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए। एक होता है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मतलब कोई कंट्री या कोई आदमी जो है, वो कितना दिक्कत से कोई रिसर्च करके कुछ दवाई ववाई बनाता है, या फिर कुछ भी रिसर्च करके कुछ ऐसा चीज खोजता है जो बहुत लोगों को हेल्प दे सके, मतलब काम कर सके। लेकिन क्या होता है कि उसको वो रिसर्च वाला जो रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, या फिर वो बनाया हो, तो वो उस पर बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो वो अगर वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो छोटे गरीब लोगों के पास पहुंचेगा नहीं। और ये वाला एक चीज हो गया। और या तो कभी कभी होता है कि जो वो जो बनाया है, वो एक साइंटिस्ट है, तो उसके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो लाइसेंस लेके किसी और इन्वेस्टर को देता है, इन्वेस्टर को, और दोनों एग्रीमेंट करके बनाते हैं। तो ये आप ऐसे किसी का ये नहीं कर सकते, मतलब ले नहीं सकते, लाइसेंस चाहिए आपको। लाइसेंस या तो वो परसेंटेज वाइज भी हो सकता है कि आप इन्वेस्टर हैं, आप प्रोडक्शन कीजिए और हम इसके बदले इतना परसेंटेज लेंगे, या फिर हो सकता है कि वो ऐसा भी हो कि कुछ साल के लिए उसको कुछ पैसे के तौर पर दे दे, तो ऐसा कुछ कुछ हो सकता है। तो यही सब था, ये था ट्रिप्स। तो ये ट्रिप्स को इसमें लाया गया था, ऐड किया। तो ये है क्या, ये तो हो गया। और ये डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है, डब्ल्यूटीओ में क्या काम करता है मैं बताता हूँ। डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है, ये ट्रेड सेटलमेंट करता है। ट्रेड डिस्प्यूट्स अगर हुआ ना कहीं दो कंट्रीज के बीच में, मान लीजिए दो दो कंट्रीज है, वो दोनों इसी का इसका मेंबर, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान मेंबर है, लेकिन इन लोगों के बीच में कुछ ट्रेड डिस्प्यूट हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सब्सिडी बहुत ज्यादा दे दिया है, तो सब्सिडी दे दिया तो यहाँ का दाम, प्राइस जो है ना, प्राइस वो बहुत डाउन हो गया है। तो इसके कारण अगर पाकिस्तान नहीं, ब्राजील सोच लीजिए, ब्राजील आया, ब्राजील यहाँ पे कुछ बेचने का सोचेगा ब्राजील, लेकिन ये कुछ यहाँ बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दाम 10 रुपया बनता है, 10 रुपया में, 10 रुपये में आप कहीं भी बनाओ, मिनिमम 10 रुपया बनेगा, 10 रुपया लगेगा ही उसको बनाने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देके क्या कर दिया है, उसको कम कर दिया है, मतलब और इसका सब्सिडी देके इसका दाम 7 रुपये कर दिया। लेकिन ये जो ब्राजील है, वो जब आएगा इंडिया में बेचने के लिए, पहले तो इसको कस्टम ड्यूटी लगेगा, कुछ कस्टम ड्यूटी लगेगा, 10 का दाम ये 12 हो जाएगा, 12 होके पहुंचेगा। फिर 12 में ये क्या इससे बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ये 7 रुपये में दे रहा है, तो ये, और ये 12 रुपये में कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो इसीलिए नुकसान होगा। तो इसमें कहाँ जाएगा वो, डब्ल्यूटीओ के पास जाएगा, डब्ल्यूटीओ इसको सॉल्व करेगा, नेगोशिएट करेगा कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आप मिनिमम इतना से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, वो सब चीज के बारे में काम करेगा। अब आते हैं जो डब्ल्यूएचओ से लिंक है, इसका, नहीं इसका डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स है। ट्रिप्स मैंने क्या बताया, आईपीआर के बारे में बताया ना, ट्रिप्स के बारे में। आईपीआर ये क्या है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। तो जब ये आया था ना 1995 में, तो इंडिया बोला कि नहीं,
हम इतना जल्दी इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, आपको जो करना है कीजिए, हम इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया ने टाइम मांगा था, इंडिया को WTO ने बोला ठीक है, हम 10 साल का टाइम दे रहे हैं। तो 2005 तक टाइम दिया। 2005 तक इंडिया ने इतना दवाई छापा, इतना दवाई छापा कि मतलब पूरा वर्ल्ड का जो सप्लाई होता है ना मेडिसिन का, वो आज तक इंडिया नंबर वन पे है मेडिसिन सप्लाई करने में। आज तक मैं वो नंबर वन पे, मतलब जितना कोई इन लोगों को क्यों इतना सप्लाई करने में, मतलब इतना आगे कैसे आ गया। देखो इन लोग के पास रिसर्च का जो पैसा जो लगता है वो तो नहीं लगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारा इंडिया वाला, कॉपी पेस्ट मार रहा है, कुछ पैसा नहीं। और दवाई ना है, दवाई में मटेरियल भी तो नहीं ज़्यादा लगता है। तो बस ये नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज तो मिल गया था। तो बस कॉपी पेस्ट किया, तो ये 10 साल में इतना इन लोग बहुत आगे बढ़ गया। मतलब इंडिया का फार्मेसी बहुत ज़्यादा आगे चला गया। आप अगर बाहर का कंट्री जाएंगे ना, वहाँ पे अगर दवाई आप लेने जाएंगे वो बहुत महंगा होता है, लेकिन इंडिया में लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो यही था, ये इसीलिए। और डब्ल्यू एच ओ में इंडिया को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत कोविड के टाइम पे भी हेल्प किया और दवाई ववाई दिया था। तो वो हो गया ट्रिप्स से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया, ट्रिप्स बता दिया। ट्रिप्स का ही IPR होता है, IPR इसमें आया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई भी चीज़ अगर दिमाग से बनाया है तो उसके पास उसका पेटेंट है, वो बिना लाइसेंस के उसको नहीं बना सकता है, वो ये चीज़ था। तो जैसे इसमें क्या है, रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता है, मतलब ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, कोई डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व करेगा। नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट्स को उसको नेगोशिएट करेगा कि आप इतना सब्सिडी नहीं दे सकते, इतना नहीं कर सकते। रिप्लेस गेट 1948 में गेट को रिप्लेस किया, टू इन्फोर्स ट्रेड रूल्स आफ्टर ग्लोबलाइजिंग एक्सेलरेटेड। अच्छा, ये 1995 में इसलिए आया क्योंकि 1991 में ग्लोबलाइजेशन, नहीं इससे तो लिंक नहीं होगा, ये इंडिया में आया था। लेकिन हालांकि बहुत सारे कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। तो उसके बाद ये 1995 में ये WTO आ गया। और WTO नॉन यूनाइटेड नेशन बॉडी है, ये आपको याद रखना है। और ये भी ओ से रिलेटेड जेनेवा में ही है। तो थैंक, आप ध्यान रख सकते हैं, और हो गया। और ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं। और इसके बाद मैं जल्दी पॉलिटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, लक्ष्मीकांत वाला, लेकिन मैं डायरेक्ट उसको नहीं कर सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं उसको ChatGPT में डाल के उसको समराइज करके करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको एकदम छोटा कर दूंगा, नहीं, सारा उसमें रहेगा ही। आपके पास अगर पास में बुक होगा तभी आपको समझ आएगा। मतलब जो है मैं मुंह से तो बोल ही सकता हूँ ना, तो मैं बताऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू, वेलकम।